साथियों, स्वागत है आप सभी का न्यूज विद एस4एस के यूट्यूब चैनल पे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स कृपया ध्यान देंगे, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सोशल साइंस 7 अप्रैल 2022 के एग्जाम के लिए ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। अगर आप पहला लेक्चर को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाके जरूर देख लें। और हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चन में गलतियां हैं जिसकी आपको आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से उसकी त्रुटियों को सुधार लिया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम टॉप 40 क्वेश्चन को देखेंगे और आपको बताए भी थे जैसा कि 5 लेक्चर अगर आप देखते हैं तो 5 लेक्चर देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में 35 से प्लस मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकते। 30 to 35 मार्क्स इसी 5 लेक्चर से आपके बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस में 100% मिलेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं 7 अप्रैल के उस महत्वपूर्ण 40 प्रश्न को जो कि क्लास 10 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय किसका शासन था। सही आंसर हो जाएगा लुई 16वां। लुई 16वां का शासन था। ऑप्शन नंबर ग होगा इसका सही आंसर। और फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 1789 के 14 जुलाई को 1789 में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो इनका सही जवाब हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो थे द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है यह कथन किसका है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसकी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैटरनिक ने। मैटरनिक का कहना था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ध्यान में रखिएगा, मैं जो बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक सरियू कौन थे। फ्रेडरिक सरियू कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। ठीक है, फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सरियू थे। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 1893। 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना कब हुई। इनका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। अगला है आपका 8वां नंबर, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। इसका सही विकल्प हो जाएगा 1919 में, 1919 में। ध्यान रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और उसी समय रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, अगला है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम जो गीत है आप जो गाते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, वो गीत कौन से पुस्तक से लिया गया है। इनका सही विकल्प हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ से वंदे मातरम गीत को लिया गया है। अगला है बापू किन्हें कहा जाता है। बापू किन्हें कहा जाता है। इनका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। ये तो हर एक बच्चा जानता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम है लेकिन पूछ भी सकता है। अगला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे गए। ठीक है, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहेगा जैसा कि आप जान रहे हैं। 10 क्वेश्चन जियोग्राफी से रहेगा। 10 क्वेश्चन आपके 10 हिस्ट्री, 10 जियोग्राफी, 10 पॉलिटी कल साइंस और 10 जो क्वेश्चन आपके रहेंगे वो इकोनॉमिक्स से रहेंगे। अब शुरू होती है आपकी भूगोल की। साम्यता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं। संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो 2 प्रकार हैं साम्यता के आधार पर। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है। ऑप्शन होगा इसका घ नंबर उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है।
पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इनका सही विकल्प हो जाएगा जलोढ़ मृदा। पूर्वी तट के जो नदी डेल्टाएं हैं उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाला मृदा भी कहते हैं? कौन सी मृदा है जिसको रेगर या फिर स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? इनका सही विकल्प हो जाएगा काली मृदा। यह क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि काली मृदा को कौन सी मृदा कही जाती है? ऑप्शन आपको दिया जाएगा रेगर, स्वतः जुताई, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काली मृदा को कौन सी मृदा कही जाती है, तो इसका ऑप्शन में आपको दे सकता है रेगर, ऑप्शन ए स्वतः, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा दोनों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? समुदायों की सीधी भागीदारी कहने का यहाँ अर्थ है कि जो वनों को काटा जा रहा था तो उसमें समुदाय ने जो भागीदारी दी थी उसमें कौन सी यहाँ सीधी भागीदारी नहीं है? तो संयुक्त वन प्रबंधन सीधी भागीदारी है, चिपको आंदोलन वनों को काटने से बचाने के लिए यह भी सीधी भागीदारी है, और बीज बचाओ आंदोलन भी सीधी भागीदारी है। इसमें वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन ये सीधी भागीदारी नहीं करता है। वन्य जीव एवं पशु विहार का परिसीमन सीधी भागीदारी नहीं करता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट के झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड 2022 के एग्जाम के हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से पहले डेली व डेली अपलोड किया जा रहा है। जल्द ही सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अपलोड कर दिया जाएगा, और बिलीव मानिए कि टर्म 1 के लिए इससे परफेक्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता है। कहने का ये मतलब नहीं कोई और बताता ही नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ। अगला क्वेश्चन है कि भारत जैव विविधताओं में समृद्ध देश है। जैव विविधता में कहने का मतलब कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार के जैव पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो उसे जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? इनका सही जवाब हो जाएगा 8% उपजातियां भारत में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव या वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया? यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम या वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इनका सही आंसर हो जाएगा 17 का 1972 में 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया या लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है आप इसे साइंस में भी पढ़े होंगे, चैप्टर 14 में ऊर्जा के स्रोत में, और ये आपके भूगोल में भी है, सोशल साइंस में भी, एसएसटी के पेपर में, कि भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? इनका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में स्थित है दामोदर घाटी या दामोदर नदी घाटी परियोजना। और सरदार सरोवर बांध किस राज्य से प्रभावित है? सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित है? इसका जो सही विकल्प हो जाएगा इनमें से सभी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित है। प्रभावित कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि कौन कौन से राज्य में इनका असर पड़ता है। मान लिया जाए ये सरदार सरोवर बांध है और इसका असर अगर पूछा जाए तो किस किस राज्य में पड़ता है, अगर ऐसे कुछ बना लें, थोड़ा सा एक सेकंड ध्यान दीजिएगा। सरदार सरोवर बांध का अगर पूछा जाए कि किस किस राज्य में असर पड़ता है, तो डियर स्टूडेंट्स मान लिया जाए यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कौन कौन से राज्य में इसका असर पड़ता है, मतलब कौन कौन से राज्य ये टच करता है इस पे कोई भी
अगर विपदा खड़ी होती है तो असर पड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लेकिन अगर पूछा जाए कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है, तो इनका सही विकल्प हो जाएगा गुजरात। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, दामोदर घाटी झारखंड में है। दामोदर घाटी झारखंड में है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है औसत आय। यहां से आपका क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के शुरू। औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा देश की कुल आय से जब देश की कुल जनसंख्या को भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकलती है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको ऐसे भी दिया जा सकता है राष्ट्रीय आय अपॉन देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, देश की कुल आय लिखे या फिर राष्ट्रीय आय लिखे, दोनों एक ही चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगे कि इसका आंसर गलत दे रहे हैं सर, तो आप हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी मेहनत किया है। पिछली वीडियोस में कुछ क्वेश्चन की आंसर गलती मिली थी, हालांकि उसमें हमने टाइम नहीं दे पाया था, थोड़ा हड़बड़ी में वीडियो बनाए थे क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा तैयारी कराना था। लेकिन इसमें हमने फुल टाइम दिया है। इसमें उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन के आंसर गलत नहीं होंगे। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको डाउट हो कि गलत है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका सही विकल्प क्या होगा कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण के लिए कोई भी विभिन्न देश है, मान लिया जाए अमेरिका, इंडिया, चाइना, रूस, यूक्रेन, ये 5 देश है, तो इसका अगर आपको वर्गीकरण करना है तो किस मापदंड का प्रयोग करेंगे? तो वर्गीकरण के लिए आप प्रति व्यक्ति आय का मापदंड का प्रयोग कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। वे साधन जो पुनः प्राप्त हो जाते हैं नवीकरणीय साधन कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण है कोयला, पेट्रोल, भूमिगत जल, उपरोक्त सभी। तो कई स्टूडेंट्स ने हमें कहा कि एक दो स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, हमने पूछा कि कौन सा है, तो उसने बताया कि सर पेट्रोल है नवीकरणीय। बोला कैसे भाई? बोलता है कि मेरे गाड़ी में जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो टंकी से मैं भरा लेता हूँ यार, खत्म ही नहीं होती है कभी। तो ये गलत बात है। देखिए, आप भले गाड़ी में भरा लेते हैं पेट्रोल टंकी से, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ से पेट्रोल की निकासी हो रही है, जहाँ से निकल रही है, वहाँ पे कमियां आ रही है। जिस तरह पानी में कमी आ रही है, उसी तरह पेट्रोल में भी कमियां आ रही है। और आने वाले दिन में पेट्रोल की संकटग्रस्त से भी आप लोग झेल लेंगे, हम लोग भी झेल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल, कोयला, ये जो दोनों चीज़ है वो कई वर्ष लग जाते हैं बनने में। कई वर्ष कहने का मतलब यहाँ 2-4 नहीं, हजारों वर्ष लग जाते हैं पेट्रोल और कोयला बनने में। तो आप उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब है अगर अभी पेट्रोल खत्म हो जाए जिस दुनिया से, तो क्या आप 1000 वर्ष जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये इसका राइट आंसर होगा भूमिगत जल। हाँ, भूमिगत जल भी खत्म हो रही है, लेकिन आप जिसे जैसे नीचे जाते हैं, अर्थ के नीचे जैसे जैसे आप जा रहे हैं अब बोरिंग के थ्रू, तो वहाँ से आपको पानी मिल रहा है, लेकिन इसकी समाप्ति नहीं होती है। और समाप्ति अगर हो भी जाती है तो वर्षा के दिनों में कुआं में आके फिर से पानी भर जाता है, फिर से पोखरा में वर्षा के दिनों में पानी भर जाता है, और फिर से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये क्वेश्चन यहाँ से आपका 100% रहेगा। याद रखिएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय से एक प्रश्न 100% रहेगा। तो इसमें नवीकरणीय उसको कहते हैं प्यारे बच्चों जो दोबारा से प्राप्त किया जा सके, जैसे भूमिगत जल, सौर ऊर्जा, ठीक है, और अनवीकरणीय कोयला, पेट्रोल इत्यादि। अगला क्वेश्चन है लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं? हमेशा परस्पर विरोधी होते हैं, भिन्न या फिर परस्पर विरोधी होते हैं। भिन्न कहने का मतलब है अलग अलग, परस्पर विरोधी कहने का मतलब है राम और श्याम 2 बंदा है, राम चाह रहा है जो काम करना वही करेगा, या फिर राम अलग काम करना चाहेगा, श्याम अलग काम करना चाहेगा, या फिर परस्पर विरोधी होगा। बोलेगा राम अगर बोलेरो खरीद रहा है तो हम स्कॉर्पियो खरीदेंगे। ठीक है, तो भिन्न भिन्न है और परस्पर विरोधी है। अगला क्वेश्चन है रामू एक किसान है यार। रामू क्या है? एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये फलना तस्का भेजा। लास्ट में पूछा है बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? एक चीज आप याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में
हमेशा किसका वैल्यू लिया जाता है? तो अंतिम वस्तु को लिया जाता है। किसकी? अंतिम वस्तु को काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे अंतिम वस्तु क्या है? बिस्किट है। बिस्किट को काउंट किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर बिस्कुट। अगला प्रश्न है, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र के भाग है? किसी भी चीज का विनिर्माण मतलब विनिर्माण जो कार्य आता है वो इंडस्ट्रियल आता है। इंडस्ट्रियल कार्य किस क्षेत्र में आते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपने कई बार पढ़ा है कि वह द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, सेकंड क्षेत्र में आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में इंडस्ट्रियल कार्य। देखिए, प्राइमरी जो होते हैं प्राथमिक कार्य, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, कोई भी चीज का उत्पादन, ठीक है, उत्पादन, कोई भी चीज का उत्पादन जो कि फैक्ट्री में नहीं जमीनी में किया जाता है, जमीनी स्तर पे, वो प्राइमरी सेक्शन में आते हैं प्रथम में। दूसरा चीज आते हैं जो इंडस्ट्रियल में होता है, इंडस्ट्री में जिसका उत्पादन किया जाता है वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और जो सेवा देते हैं, सर्विस का काम करते हैं, सेवा देने का काम, वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, बैंक हो गया सेवा के क्षेत्र, टीचर हो गया सेवा के क्षेत्र, कोई ड्राइवर अगर गाड़ी चला रही है, यातायात में सुविधा दे रही है, तो वो हो गया सेवा के क्षेत्र। ध्यान में रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है, ठीक है, जहां सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्यक्षेत्र संगठित और असंगठित है? देखिए डियर स्टूडेंट, इतना आपको कोई भी जरूरत नहीं है, संगठित और असंगठित समझ लीजिए, एक सेकंड का काम है। संगठित क्षेत्र हम उस क्षेत्र को कहते हैं जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होता है और सरकार के नियमों विनियमों का पालन करता है, ठीक है। और असंगठित उस क्षेत्र को कहते हैं जो इस पर निजी व्यक्तियों का हाथ होता है। संगठित क्षेत्र में अब सरकारी नौकरी आ जाती है और असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट की नौकरी आ जाती है। जैसे आप किसी कपड़े के दुकान में काम करते हो, किसी बिजली के मिस्त्री का काम करते हो, किसी राशन के दुकान में रहते हो, तो ये सब जो कार्य होती है वो असंगठित में आती है। और असंगठित जो कार्य होती है उसमें अगर आप छुट्टी मार देते हैं, कहने का मतलब आप एक दिन कार्य करने नहीं जाते तो उसका वेतन काट लिया जाता है। आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपका वेतन काट लिया जाता है। लेकिन अगर आप एक सरकारी संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, एक सरकारी नौकरी में कार्य करते हैं, तो उसमें आपका कोई भी वेतन नहीं काटा जाएगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो लेटर लिख के दे सकते हैं, अगर आपकी तबीयत खराब है तो लेटर लिख के दे सकते हैं, आपका 1 रुपये भी नहीं काटा जाएगा और कई सारे फैसिलिटीज भी दी जाती है। तो संगठित क्षेत्र में यहाँ पे कौन है? अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है, इसलिए ये हो गई असंगठित क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर होगा, अनीता असंगठित और सीता संगठित क्षेत्र में। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है, क्या होता है? पहले से शामिल। अब यहाँ से एक बच्चा का क्वेश्चन डाउट आ सकता है कि सर आप कैसे जाने, क्या समझ में नहीं आया। तो कह रहा है कि भाई एक अंतिम वस्तु के जो मूल्य होता है उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? शामिल होता है, पहले से होता है, बाद में होता है या नहीं होता है? ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब है कि आपने खेती की यार, गेहूं का उपज किया, मान लीजिए आप वीट का उपज किए, गेहूं का, वीट से जाकर फ्लावर बना, आटा बना, और आटा से जाके बिस्किट बना, ठीक है, आटा से जाकर बिस्किट बना। मान लिया जाए गेहूं के 10 रुपये किलो से आपसे खरीदा गया, 10 रुपये प्रति केजी गेहूं खरीदा गया आपसे। आटा बना, उसके बाद आटा बनने में उसको कॉस्ट जितना पड़ा, उसके बाद 15 रुपये में बिस्किट वाले ने आटा खरीद लिया कि हमें बिस्किट बनानी है, और बिस्किट वाले ने सेलिंग किया 1 केजी से जितना बिस्किट बना तो 60 रुपया सेलिंग किया बिस्किट वाले ने। तो इससे 10 रुपया में खरीदा तो इसका दाम तो था ही, इसमें 5 रुपया इसमें उसका खर्च पड़ा और कुछ उसकी बेनिफिट्स हुई, तो 15 रुपया में इसने बेचा आटा को। और आटे वाले ने बिस्किट वाले ने क्या किया, 10 और 15 25 रुपया तो इनका खर्च था पहले से ही, क्योंकि आटा वाला खरीदा, फिर मिल में गया तो उस सब में 25 रुपया खर्च हुआ। उसके बाद जो बाकी बच गए 35 रुपये, ठीक है, तो 35 रुपये में कुछ रुपया बिस्किट बनाने में खर्च हुआ। मान लिया जाए कि बिस्किट बनाने में 20 रुपया खर्च हुआ, तो 45 रुपये खर्च हुआ। तो बाकी जो 15 रुपये बचे उसकी अर्निंग हुई, उसकी बेनिफिट हुई। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि पहले से तो ऐड है, यहाँ से 10 रुपये ऐड हुआ, यहाँ से 15 रुपया ऐड हुआ, तो लास्ट में जाके जो 60 रुपये में चीज़ बिकी उसमें दोनों वस्तुओं के जो मूल्य हैं वो पहले से ही ऐड कर दिए गए, ये दोनों वस्तुओं के मूल्य। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में पहले से ही शामिल होता है कौन सा? तो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। राइट आंसर कौन नंबर होगा? अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चा बोलेगा सर क्या
आप जो करा रहे हैं बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे यार ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मैं करा रहा हूँ उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। कब अस्तित्व में आया? 2005 में। कब लागू किया? 2005 में। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनरेगा के तहत एक वर्ष में प्रति व्यक्ति को कितने दिनों का काम दिया जाता है, कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन का। ध्यान में रखिएगा 100 दिन का। अगला है भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो भंडारण किया जा रहा है, तो भंडारण कोई भी चीज का भंडारण करते हैं तो एक तरह ये सेवा के क्षेत्र में आता है। भंडारण करना सेवा के क्षेत्र में आता है, और सेवा के क्षेत्र की चीज तृतीय क्षेत्र में आते हैं, याद रखिएगा। अगला यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है आपकी नागरिक शास्त्र से। तो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा औसत्य है? तो संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में औसत्य पूछा गया है, मतलब सही नहीं है। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, बिल्कुल सही बात है दोनों। विभिन्न स्तरों की सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा को ही तो संघीय सरकार कहते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना। यहाँ पे अगर होना होता, न नहीं होता तो ये भी सही होता, लेकिन ये है औसत्य, क्योंकि अदालत को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका घ नंबर। अगला है बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का कितना प्रतिशत है? बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का कितना प्रतिशत है? तो 40% व्यक्ति बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। कितने प्रतिशत? 40% व्यक्ति बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलते हैं। श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? श्रीलंका में जो है, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? इनका सही विकल्प हो जाएगा इसमें जो है इस प्रश्न में क्या त्रुटि दिया गया कि श्रीलंका में तमिल को राजभाषा घोषित नहीं किया गया, बल्कि सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, यहाँ पे गलत दिया गया है, तमिल को कभी भी राजभाषा घोषित किया ही नहीं गया था। क्वेश्चन में गड़बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे सिंहली भाषा को किया गया था, सिंहली भाषा को। तमिल भाषा को कभी भी राजभाषा घोषित नहीं किया गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो आपके 1 नंबर फ्री में दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया था, वो 1956 में, 1956 में किया गया था। राइट आंसर 1 नंबर होता अगर सिंहली दिया रहता 1956 में। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कहने का मतलब है बचपन में आपको दिया गया था, इधर एक कॉलम दिया जाता था ए, इधर बी, और इधर कुछ चीज़ें लिखी रहती थी, इधर भी लिखी रहती थी। आपको मिलान करने के लिए दिया जाता था, बचपन में आप मिलाते थे, लेकिन यहाँ पे मिला हुआ दिया गया है, पूछ रहा है कौन सा गलत मिला है। मिलान करके दे दिया गया, पूछ रहा है कि कौन सा गलत मिला है। तो भारतीय संघ राष्ट्रपति के हित में होता है, सही बात। राज्य जो होता है उपराष्ट्रपति के हित में होता है, गलत। नगर निगम मेयर के हित में होता है, ग्राम पंचायत सरपंच या फिर मुखिया के हित में होता है। थोड़ा सा समझिएगा, भारतीय संघ जो है राष्ट्रपति के हित में होता है, ये बिल्कुल सही बात है। राज्य जो है वह उपराष्ट्रपति नहीं होके राज्यपाल के हित में होता है। ठीक है, राज्यपाल के हित में होता है, ये बिल्कुल सही बात होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में राष्ट्रपति के जगह पे प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री दिया होता, राष्ट्रपति के जगह पे प्रधानमंत्री दिया होता, तो यहाँ पे राज्य के लिए मुख्यमंत्री हो जाता। ध्यान में रखिएगा, राज्य के लिए मुख्यमंत्री हो जाता। बाकी नगर निगम के लिए जिला परिषद हो जाता, ग्राम पंचायत के लिए सरपंच मुखिया ही रहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन का किस देश में किया गया? 7 पार्टी अलायंस जो है वो नेपाल की एक पार्टी थी। किसकी? नेपाल की एक पार्टी थी 7 पार्टी अलायंस, ध्यान में रखिएगा। अगला है, बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? बोलीविया लातिन अमेरिका में अवस्थित है, लातिनी अमेरिका में बोलीविया अवस्थित है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे? लातिनी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, बोलीविया में जलयुद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जलयुद्ध नामक
आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो फेडेकॉर ने किया। किसने? फेडेकॉर। राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। बोलिविया किस महादेश में है? लातीनी अमेरिका। और इसका जलयुद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो फेडेकॉर। थोड़ा इसको रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य। राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक दलों की मसलों की चिंता नहीं करते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है कि राजनीतिक दल राजनीतिक का पक्ष लेते हैं, लेकिन दबाव समूह ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं, जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक होता है। बिल्कुल, दबाव समूह जो होते हैं उनका क्षेत्र एक सीमित होता है और राजनीतिक दल का बहुत दूर तक फैला होता है। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये भी सही बात है। दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। अरे यार, जब यहाँ पे बोल रहा है ये पक्ष लेते हैं, ये नहीं लेते हैं, इसकी सीमा सीमित है, इनकी असीमित है, ये सत्ता में आना नहीं चाहते हैं, ये आना चाहते हैं, तो इनकी प्रकृति समान कैसे हुई? दोनों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों की जो मोटो है वो अलग अलग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में SPA 7 पार्टी अलायंस की अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया था। तो गिरिजा प्रसाद कोइराला को 7 पार्टी अलायंस का अंतरिम सरकार चुना गया था। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा 40 क्वेश्चन हमने कराया और ये 40 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के टर्म 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी इसको इंपॉर्टेंट कहें उतना ही कम है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट की बहुत ज़्यादा इसमें गुंजाइश बताई गई है। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जितना भी 40 क्वेश्चन कराया गया, उम्मीद है इसमें सारे के सारे आंसर सही होंगे। कोई भी आंसर गलत है तो आप हमें कमेंट करें। और हाँ, पिछली वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लें, उसमें कुछ आंसर गलत दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हालांकि उसको आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से उसको भी हम ठीक कर लेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको कल मिल जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रकार के हम 7 अप्रैल बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं। 6 अप्रैल तक ऐसे ही आपके क्वेश्चन देते रहेंगे और बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।